बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। ये आपका टॉपिक है 14.2। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को इससे पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे चैनल की न्यू अपडेट्स रिसीव होती रहें। चलें बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स? आवर बिग टास्क इज़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो इसके बारे में आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताती हूँ जिससे आपको इजी हो जाएगा। व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आप इजीली इसको डिफाइन कर पाओगे। और वो कॉन्सेप्ट ये है कि इससे पहले हमने पढ़ी हैं 3 टाइप्स की बॉन्ड। कौन कौन सी? आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड। अब इसमें जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। अब ये बॉन्ड कौन सा होता है? बाकी सब बॉन्ड के बारे में हमें पता है। ये आयनिक बॉन्ड है, आयन से बनती है, म्यूचुअल शेयरिंग से बनती है। मेटल के पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन के दरमियान जो बॉन्ड होती है उसको मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। अब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कौन सी है? अब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है वो ये बॉन्ड है जिस तरह हमने कोवलेंट बॉन्ड में पढ़ा था। कोई भी अब एटम है, न्यूक्लियस है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग सोडियम को देख लेते हैं, ठीक है। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये डायरेक्टली किसी को दे देगा, इसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड, ठीक है। अब क्या है, अगर कोई एटम है जैसे कि क्लोरीन है, ये अब म्यूचुअल बॉन्डिंग बनाते हैं अपनी, मतलब बॉन्डिंग बनाते हैं अपनी, जिससे ये है कि म्यूचुअल शेयरिंग हो जाती है, इसको कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। अब मेटालिक बॉन्ड जो है वो मतलब पॉजिटिव नेगेटिव मतलब क्लस्टर ऑफ आयंस को मतलब उनको कहा जाता है जी मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है, अब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के लिए आपके पास NH3 को ले लेते हैं जिसके पास 2 लोन पेयर्स हैं, ठीक है। और इसके साथ हम लोग प्रोटॉन ले लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अपने दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसको डोनेट कर देगा। अब ना यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, ना ही तो मेटालिक बॉन्ड हुआ है, ना ही म्यूचुअल शेयरिंग है, ठीक है। ये डायरेक्टली अपना जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसको दे देगा और इसकी जो डेफिशिएंसी है वो पूरी हो जाएगी और ये हाइड्रोजन एटम बन जाएगा और ये NH3 की फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो इसके अंदर डेटिव बॉन्ड बन जाएगी और इसको शो ऐसे किया जाता है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। यही बात है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं ये कोऑर्डिनेट मतलब बॉन्ड बनाते हैं और ये कम्प्लेक्स फॉर्म में बनाते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना देते हैं, ठीक है। वो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है तो जिसको कहा जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी जो हैं वो 2 टाइप्स के हैं। अब कौन सी 2 टाइप्स हैं? डबल साल्ट और दूसरा है कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब डबल साल्ट की बात है, ये अपनी जो आइडेंटिटी है ये पहले तो स्टेबल होता है। जब ये एक्वस मतलब सॉल्यूशन में वाटर में ऐड किया जाता है, उसको मिक्स किया जाता है, डिज़ोल्व किया जाता है, तो ये अपनी आइडेंटिटी खो देता है, यानी ये आयंस की फॉर्म में आपको मिल जाता है। उसमें अगर कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट है जैसे कि आयरन या फिर साइनाइड, कोई भी वो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अपनी मतलब ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं, यानी आपको मिल जाते हैं आयंस। जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या फिर कम्प्लेक्स कंपाउंड्स में ये होता है कि उसमें आपको इनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, ये उसी शेप में पानी में डिज़ोल्व होने के बाद भी उसी शेप में ही रहते हैं। यहाँ पे मैंने डबल साल्ट की जो है 2 एग्जांपल्स लिखी हैं। एक है जी, इसको कहा जाता है मोर साल्ट और इसको कहा जाता है पोटैश एलम। इसको फेरम सल्फेट डॉट NH4 टेकन टू SO4 इंटू SO4 डॉट 6H2O और दूसरा एलुमिनियम और इंटू SO4 टेकन 3 डॉट K2SO4 डॉट 24H2O, ठीक है। इसको कहा जाता है मोहर साल्ट,
और दूसरे को कहा जाता है पोटेशियम। ठीक है, अब जब हम यहाँ पर जब हम इनको इन साल्ट्स को जब वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये अपने आयन्स हमें दे देंगी। अब यहाँ पे जिस तरह आयरन है ये डिज़ोल्व होगा और फेरम आयन हमको प्रोवाइड कर देगा, हमें दे देगा, यानी ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं रहता। और डबल साल्ट जो होते हैं ये स्टेबल होते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, लेकिन जब इनको वाटर में आप डिज़ोल्व करते हो तो ये आयन्स आपको दे देते हैं, अपनी रियल फॉर्म में नहीं रहते। अब बढ़ते हैं जी कम्प्लेक्स कंपाउंड की तरफ। इनकी भी मैं आपको एग्जांपल से इजीली समझा दूंगी ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आपको याद करने में बहुत ज़्यादा ईजी हो, आप लोगों को मसला ना हो। इसलिए मैं आपको कंसेप्चुअल आपको क्लियर करना चाहती हूँ ताकि आपको रट्टा ना लगाना पड़े। जब आपका कंसेप्ट क्लियर होता है तो आप इजीली उसको याद कर सकते हो और जस्ट आप कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में लाओ और उसको रिवाइज़ करो और आपको याद हो जाता है। इसीलिए मैं आपके कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करती हूँ अपनी हर वीडियो में। फिर भी अगर आपको कहीं समझ ना आया करे तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर, तो मैं इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का आंसर भी देने की कोशिश किया करूँगी। ये मैंने कम्प्लेक्स कंपाउंड्स की एग्ज़ाम्पल्स लिख दी हैं और इनके नाम जो हैं, ऊपर वाले का नाम है जी पोटाशियम फेरोसाइनाइड और नीचे वाले का नाम है सोडियम नाइट्रोप्रेसाइड PRUSSIDE। ठीक है, इनके नाम भी मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं, पोटाशियम फेरोसाइनाइड, सोडियम नाइट्रोप्रेसाइड। ठीक है, अब ये जो हैं इनकी एक बात है कि इनका भी वही है कि ये स्टेबल होते हैं, मतलब जिस तरह अभी डबल साल्ट था तो ये स्टेबल था, उसी तरह ये भी स्टेबल होते हैं और ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। इनकी जो स्टेट होती है वो सॉलिड होती है, जबकि दूसरे वाले की थी क्रिस्टलाइन सॉलिड थी। ठीक है, तो लेकिन ये जो हैं जब वाटर में इनको मतलब डिज़ोल्व किया जाता है तो ये अपनी स्टेट चेंज नहीं करते, जबकि ऊपर डबल साल्ट ने जब हमने इसको वाटर में डिज़ोल्व किया तो इसने हमें आयन्स दिए, अपनी ओरिजिनल फॉर्म को इसने ख़त्म कर दिया, यानी अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी जो है इसने लॉस कर दी, जबकि इसकी अपनी आइडेंटिटी जो है रिटेन रहेगी, यानी वो चेंज नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, एक मेटल है और दूसरा लिगेंड है, और इसके बारे में हम नेक्स्ट पे आगे जाके सही ब्रीफली पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे मेटल है और इसको इसने जकड़ा हुआ है। आपको क्या, फिर अगर आप इसको वाटर में डाल भी देते हो ना, आपको पोटाशियम आयन देगा, लेकिन ये वाला आयन जो है ये नहीं टूटेगा, ये कम्प्लेक्स आयन बन जाएगा, लेकिन ये टूटेगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो है आपको ना ही आयरन आपको मतलब मिल सकता है ना साइनाइड। ये दोनों ऐसे मिक्सअप हुए हुए हैं कि आपको ये इनको समझना, इनके आइडेंटिफिकेशन करना मुश्किल हो जाता है जब इनको आप वाटर में डिज़ोल्व करते हैं और ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में ही रहते हैं, आपको ये कोई आयन नहीं देते। जैसे पीछे इसने फेरस आयन दिया था, यहाँ पर ये नहीं देगा, ना ही साइनाइड आयन देगा, क्योंकि इनके अंदर जो है अट्रैक्शन कुछ ऐसी है। ये आयन जो है अगर यहाँ पे साल्ट फॉर्म में थे तो आयन इन्होंने दे दिए वाटर में जब के, लेकिन जब इधर इन्होंने वाटर में जब इनको मतलब डिज़ोल्व किया तो इन्होंने आयन नहीं दिया, क्योंकि इनके अंदर कुछ फोर्सेस थी, कुछ ऐसा था जिसकी वजह से इन्होंने अपना नहीं दिया। और यही था कि इनकी कम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन हुई हुई थी जिस वजह से इन्होंने मतलब नहीं अपना ब्रेक किया बॉन्ड। तो इसी वजह से इन्होंने वाटर में जाते हुए कोई आयन भी नहीं दिया। तो उम्मीद करती हूँ आज की आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, इसकी समझ भी आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इससे पहले, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलना और सब्सक्राइब करते जाना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक भी करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना अगर आप करना चाहते हैं तो।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। गुड बाय।